बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलिमिनेशन रिएक्शंस का जो टॉपिक है वो हमारा कॉन्टिन्यूड है और हम E2 रिएक्शन के हवाले से कुछ चीज़ें देख चुके हैं। आज हम इसका एक और एस्पेक्ट देखेंगे, दैट इज़ स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 रिएक्शन। योर कोर्स इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 एंड माय नेम इज़ डॉक्टर ताहिर मकबूल। स्टीरियोकेमिस्ट्री पे जाने से पहले थोड़ा सा गुज़श्ता से पेवस्ता चीज़ें आप जहन में दोहरा लें। हमें पता है कि E2 रिएक्शन के अंदर रिमूवल ऑफ 2 ग्रुप्स होता है जो कि एडजेसेंट कार्बन एटम से, इसीलिए इसको 1-2 एलिमिनेशन का नाम भी देते हैं। एक एटम से आपका लीविंग ग्रुप लीव करता है, बल्कि जबकि उसके एडजेसेंट जो बीटा कार्बन जिसे हम कहते हैं वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होता है। सो 2 ग्रुप एडजेसेंट कार्बन एटम से रिमूव होते हैं और ये सारा का सारा एक सिंगल स्टेप में होता है, क्योंकि E2 रिएक्शन जो है हमें पता है कि इट इज़ अ सिंगल स्टेप या कंसर्टेड रिएक्शन है। अब 2 चीज़ें जो इन्होंने रिमूव होना है जिसको हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड, एक हाइड्रोजन है और दूसरा हैलोजन है। हाइड्रोजन को किसने लेके जाना है? बेस ने, और हैलोजन ने एज अ लीविंग ग्रुप लीव करना है। अब इन दोनों का सेम प्लेन में होना ज़रूरी है अगर ये रिएक्शन एक स्टेप में हो, ठीक है। अब चूँकि ये तय है, मैकेनिज़्म एस्टेब्लिश है कि ये रिएक्शन एक ही स्टेप के अंदर होना है, तो ये बाउंड कर देता है, मस्ट कर देता है हाइड्रोजन और हैलोजन को कि ये एक प्लेन में हो। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल है, क्योंकि आपको पता है कि जो इसकी प्रोडक्ट है एलिमिनेशन की वो क्या है? अल्कीन। और अल्कीन कहाँ पे इस्टेब्लिश होती है? उस कार्बन के ऊपर जहाँ पे हाइड्रोजन है, उस कार्बन और उसके जो एडजेसेंट कार्बन है जिसके पास लीविंग ग्रुप है, इन दोनों कार्बन के दरमियान आपके पास अल्कीन या डबल बॉन्ड एस्टेब्लिश होता है। अब डबल बॉन्ड बनने की प्रॉपर्टी क्या है कि आपके पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हों जो कि आपस में क्या हों? पैरेलल हों और परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल हों। तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन है बॉन्डेड टू कार्बन वो, और जो हैलोजन है बॉन्डेड टू कार्बन, उनके जो p ऑर्बिटल्स हैं वही बाद में क्या बनते हैं? अल्कीन की डबल बॉन्ड बनाने के लिए काम आते हैं। सो द sp3 ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एंड द ऑर्बिटल ऑफ द sp3 कार्बन बॉन्डेड टू द हैलोजन बिकम ओवरलैपिंग p ऑर्बिटल्स इन द अल्कीन प्रोडक्ट। अब अगर इन्होंने डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व होना है तो इनको आपस में पैरेलल होना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं दोनों जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं इन्होंने ही आपस में ओवरलैप करके क्या बनाना है? डबल बॉन्ड बनाना है। तो इनको सेम प्लेन में होना क्या है? ज़रूरी है, क्योंकि रिएक्शन क्या है? कंसर्टेड है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे मैंने दोबारा ड्रा की है। यहाँ पे देखें, कोई एक आप देख लें, सपोज मैं ये इसको ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास ये हाइड्रोजन है जिसने रिमूव होना है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम पे। तो दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप किया हुआ है sp3 ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन एटम। अब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है ये जब इसने डबल बॉन्ड के अंदर जाना है तो sp3 से किस में आनी है? sp2 में। दूसरे लफ्ज़ों में ये जो sp3 ऑर्बिटल है इसने किस में जाना है? p एटॉमिक ऑर्बिटल में चला जाना है। सिमिलरली यहाँ पे इसका जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो ब्रोमो के p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ क्या है? ओवरलैप है। अब जब ब्रोमो ने लीव कर जाना है तो यहाँ पे ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जानी है? sp2 हाइब्रिड हो जाना है। अल्टीमेटली ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसने कन्वर्ट हो जाना है इनटू p एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इन दोनों का सेम प्लेन में होना ज़रूरी है, क्योंकि ये इन्हीं दोनों ने आपस में बाद में पैरेलल ओवरलैप करना है और यहाँ पे इन दोनों कार्बन के दरम्यान क्या बनना है? डबल बॉन्ड बनना है। तो ये ओवरलैप उसी सूरत में ऑप्टिमल है जब ये सेम प्लेन में हो, यानी कि पैरेलल टू ईच अदर हो। अब वो इस कार्बन के साथ हो या इस कार्बन के साथ हो, इससे फ़िलहाल हम इस डिस्कशन में नहीं जाएंगे स्टेबिलिटी के बेस पे। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि इस हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड और ये कार्बन और ब्रोमो बॉन्ड, इन दोनों का आपस में सेम प्लेन में होना ज़रूरी है, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल होना है, क्योंकि यही जो बॉन्ड है, यही जो ऑर्बिटल हैं, इन्होंने बाद में आपस में पैरेलली ओवरलैप करके पाई बॉन्ड जनरेट करना है।
So there are two ways in which the carbon hydrogen and carbon halogen bonds can be in the same plane and parallel to one another. अब ये एक साइड ऑफ मालिक्यूल भी हो सकते हैं जिसको हम सिन पेरिप्लेनर का नाम देंगे, और मालिक्यूल की अपोजिट साइड पे भी हो सकते हैं। ये आप थोड़ा सा देख लें। आप लोगों ने कन्फर्मेशन एनालिसिस में ये देखी होगी, मुख्तलिफ कन्फर्मेशन ड्रा करने के लिए अक्रॉस द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सो यहाँ पे अगर आप देखें, जो फ्रंट कार्बन है उसके ऊपर हाइड्रोजन है और जो बैक कार्बन है उसके ऊपर हेलोजन है। अगर वो सेम साइड ऑफ द मॉलिक्यूल होंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, ये सिन पेरिप्लेनर है। अगर वो एक दूसरे की अपोजिट साइड पे होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, एंटी पेरिप्लेनर है। लेकिन अगर आप ने कन्फर्मेशंस पढ़ी हैं तो आपको पता है कि अगर वो सेम साइड पे हैं, अगर इस कन्फर्मेशन को स्पेसिफिकली आप देखें तो ये एक दूसरे के बिल्कुल पीछे हैं, इनके दरमियान मिनिमम डिस्टेंस है, इसको हम इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन कहते हैं। और ये जो कन्फर्मेशन है ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन आती है। दूसरे लफ्ज़ों में जब कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हेलोजन बॉन्ड सिन पेरिप्लेनर होते हैं तो आपकी जो कन्फर्मेशन है वो इक्लिप्स्ड होती है, और जब वो एंटी पेरिप्लेनर होते हैं तो कन्फर्मेशन जो है वो स्टैगर्ड होती है। सो सिन और एंटी के हवाले से फ़र्दर है कि अगर आपकी कन्फर्मेशन सिन है, यानी कि आपके जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो रिमूव किए जा रहे हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्या है, हेलोजन, वो कार्बन कार्बन बॉन्ड की सेम साइड से रिमूव किए जा रहे हैं, तो उस एलिमिनेशन को हम सिन एलिमिनेशन का नाम देंगे। यानी कि ये जो कन्फर्मेशन है, अगर यहाँ से हम हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों रिमूव करें तो ये क्या कहलाएगी, सिन एलिमिनेशन। और अगर ये कन्फर्मेशन जो है इसके अंदर से हेलोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे की अपोजिट साइड पर रिमूव करें तो ये क्या कहलाएगी, एंटी एलिमिनेशन। सो इफ़ द सब्स्टिट्यूएंट आर रिमूव्ड फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड द रिएक्शन इज कॉल्ड एन एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन। अब दोनों ही रिएक्शन पॉसिबल हैं, दोनों ही अकर होते हैं, लेकिन सिन एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा स्लोअर है और एंटी एलिमिनेशन हाईली फेवर्ड है। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न बड़ी सिंपल है कि सिन एलिमिनेशन पहले शो कर चुका हूँ, सिन एलिमिनेशन होने के लिए मालिक्यूल को इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में होना चाहिए, जबकि एंटी एलिमिनेशन के लिए मालिक्यूल स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में होता है। आपने पढ़ा हुआ है कि इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन की एनर्जी कंपैरेटिवली स्टैगर्ड्स की निस्बत ज़्यादा होती है, क्योंकि मालिक्यूल एक दूसरे के बिल्कुल पीछे हैं, उनके दरमियान जो डाईहेड्रल एंगल है वो मिनिमम है, एक दूसरे के क्लोज हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा है। सो सिन एलिमिनेशन रिक्वायर्स द मॉलिक्यूल टू बी in an eclipsed conformation, while the anti-elimination requires it to be in more stable staggered conformation। तो ज़ाहिर बात है जो स्टेबल कन्फर्मेशन है वो डोमिनेट करती है, और दूसरे लफ्ज़ों में आपके पास एंटी एलिमिनेशन जो है वही फेवरेबल हो जाती है। ये देख लें साहर्स प्रोजेक्शन के हवाले से। अब ये यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये आपका हेलोजन है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है। अगर सिन एलिमिनेशन होनी है तो इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों सेम साइड से रिमूव किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपके आने वाला बेस उसी साइड पे आ रहा है जिस साइड पे आपका हेलोजन मौजूद है। तो यहाँ पे इनके दरमियान जो रिपल्शन है, इलेक्ट्रॉन रिच बेस, सारी बात है, बेस के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, नेगेटिव चार्ज है। हेलोजन आपके पास आपको पता है लिविंग ग्रुप है, इसने जब जाना है तो उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज डेवलप होना है। तो अल्टीमेटली ये जो इलेक्ट्रॉन रिच बेस है उसकी और आपके जो अटैकिंग लिविंग ग्रुप हेलोजन है उनके दरमियान क्या होगी, रिपल्शन होगी। सिन एलिमिनेशन के लिए बेस को उसी साइड से अटैक करना पड़ेगा जिस साइड पे हेलोजन मौजूद है, जबकि अगर एंटी एलिमिनेशन होनी है तो बेस आपका हेलोजन अपोजिट साइड पे चला गया, तो बेस जिस साइड से अटैक कर रहा है उसकी अपोजिट साइड से हेलोजन लीव कर रहा है। तो अब बेस और हेलोजन के दरमियान जो रिपल्शन है, चूँकि वो एक दूसरे के अपोजिट साइड पे हैं, वो क्या होगी, मिनिमम होगी। सो आपका बैक साइड अटैक हमने याद है SN2 रिएक्शन के अंदर पढ़ा था कि बैक साइड अटैक सबसे ज़्यादा फेवरेबल है। तो वही रीज़न्स यहाँ पे भी हैं कि बैक साइड अटैक फेवरेबल है, और बैक साइड अटैक कब हो सकता है, जब एंटी एलिमिनेशन हो। दैट इज़ वाई एंटी एलिमिनेशन जो है वो फास्ट होती है, फेवरेबल होती है, और सिन एलिमिनेशन जो है वो क्या होती है, स्लो होती है, अनफेवरेबल होती है, क्योंकि सिन एलिमिनेशन इन्वॉल्व्स फ्रंट साइड अटैक वाइल द एंटी एलिमिनेशन इन्वॉल्व बैक साइड अटैक। एंटी एलिमिनेशन में जो रिपल्शन है बिटवीन हेलोजन एंड अटैकिंग बेस वो क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है कंपैरेटिव के जब वो एक सेम साइड पे हों।
अब हमें पता है कि E2 रिएक्शन जो है उसकी रीजियो सिलेक्टिव होते हैं, यानी कि आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर कंपैरेटिव टू अदर ज़्यादा बनता है। इसकी एग्जांपल देख लें, आपको रिपीट हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 2 ब्रोमो पेंटेन है, इसके पास 2 बीटा कार्बन है जो कि स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। सो जो मोस्ट सब्सिट्यूटेड एल्कीन है एज पर ZSEF रूल, वो इस कार्बन जिसके पास कम हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन रिमूव होगा तो बनेगी। तो दूसरे लफ्ज़ों में आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ स्टेब्लिश होगा इन योर मेजर प्रोडक्ट। तो ऐसा ही होता है, 2 पेंटीन जो है वो आपकी मेजर प्रोडक्ट है, जबकि जो टर्मिनल हाइड्रोजन अगर इस कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे होगा, 1 पेंटीन बनेगी, तो ये आपकी माइनर प्रोडक्ट होगी। लेकिन जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो फिर क्वेश्चन एक और आता है, दैट इज़ कि क्या यहाँ पे जियोमेट्रिकल या कन्फिगरेशनल या स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल्स हैं या नहीं है। तो डेफिनेटली 1 पेंटीन के अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि sp2 कार्बन एटम दोनों हाइड्रोजन से अटैच है, ये जो एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। लेकिन इस केस के अंदर ये दोनों sp2 कार्बन एटम अगर आप देखें तो ये डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच हैं, एक हाइड्रोजन और मिथाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन और इथाइल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपके स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो मेजर प्रोडक्ट में आपके मिक्सचर ऑफ E और Z बनता है। अब जो E2 रिएक्शन है वो स्टीरियो सिलेक्टिव भी होते हैं। क्यों? क्योंकि रीज़न क्या है कि ये जो पिछली हमने इक्वेशन लिखी है, ये मैं पूरी स्लाइड कर दूँ तो आपको समझ आ जाएगी। अब इस इक्वेशन का ये जो मेजर प्रोडक्ट है इसके अंदर मिक्सचर ऑफ E एंड Z है, तो यहाँ पे E जो है वो 41% है और Z जो है वो 14% है, क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप सेम साइड पे हैं, यहाँ पे एक दूसरे की अपोजिट साइड पे हैं। तो आपके पास क्या हुआ कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल, जिस तरह इन दोनों में एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर मेजर हुआ, इसी तरह इस कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स के अंदर जो 2 स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल थे उनके अंदर एक आपका स्टीरियो आइसोमर्स क्या बना, ज़्यादा अमाउंट में बना, दूसरा कम बना। दैट इज़ वाई E2 रिएक्शन जो है वो स्टीरियो सिलेक्टिव भी होते हैं, क्योंकि एक स्टीरियो आइसोमर जो है वो ग्रेटर अमाउंट में बनता है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर स्टीरियो सिलेक्टिविटी डिस्कस करनी हो तो हम 2 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर सकते हैं आपके सबस्ट्रेट को। एक वो सबस्ट्रेट जहाँ पे आपकी जो कार्बन एटम जो कि एडजेसेंट है उस कार्बन से जिसके ऊपर लीविंग ग्रुप मौजूद है, उसके पास 2 हाइड्रोजन मौजूद है, यानी कि वो CH2 है। अब चूंकि 2 हाइड्रोजन है, दोनों में से कोई भी रिमूव हो सकता है, तो आपके पास जो है जो एंटी एलिमिनेशन है उसकी वो 2 कन्फर्मेशन उसकी पॉसिबल हो जाती हैं। इस वजह से आपके दोनों ही प्रोडक्ट यानी कि E भी बनता है और Z भी बनता है। ये आगे एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि जो 2 हाइड्रोजन आने की वजह से आपके पास कन्फर्मेशन जो हैं वो एंटी कन्फर्मेशन 2 पॉसिबल हो गई हैं। सो वो कन्फर्मेशन जिसके अंदर बल्कि उस ग्रुप अपोजिट साइड पे हैं, चूँकि वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए उससे बनने वाली एल्कीन ज़्यादा अमाउंट में बनती है, जबकि वो जिसमें दोनों बल्कि ग्रुप सेम साइड पे होते हैं वो कंपैरेटिवली कम बनती है। ये एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास ये आपके पास 2 ब्रोमो पेंटेन की एग्जांपल है, जो हम पिछला रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं उसी की एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखें तो ये फ्रंट कार्बन है, इसके ऊपर लीविंग ग्रुप मौजूद है और उसकी जो कार्बन नंबर 3 है उसके ऊपर 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं। अब ये 2 इस कन्फर्मेशन के अंदर ये ब्रोमो और ये हाइड्रोजन आपस में क्या हैं, एक दूसरे के एंटी हैं। अब अगर हम इसको 60 डिग्री रोटेट करें तो ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, इस जगह पे, ये इथाइल ग्रुप कहाँ चला जाएगा, इस जगह पे, और ये हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे। अब ये हाइड्रोजन इस जगह पे आने पे भी ब्रोमो के एंटी है, जबकि ये अगर इधर मौजूद है तो दूसरा हाइड्रोजन इसके एंटी है। तो आपके पास ब्रोमो और हाइड्रोजन इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन में एक दूसरे के एंटी हैं, जो कि आपको पता है कि एंटी एलिमिनेशन ही फेवरेबल है, क्योंकि बैक साइड अटैक होता है। तो चूँकि 2 कन्फर्मेशन जिनके अंदर ब्रोमो और हाइड्रोजन एंटी हैं, तो इस वजह से ये दोनों कन्फर्मेशन पॉसिबल हैं, दोनों ही रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं। लेकिन ये जो कन्फर्मेशन है इसके अंदर मिथाइल और आपका इथाइल एक दूसरे की अपोजिट साइड पे हैं, जबकि इस एंटी कन्फर्मेशन में मिथाइल और इथाइल सेम साइड पे हैं।
ये कन्फर्मेशन रिएक्शन में हिस्सा लेगी तो आपके पास Z2 पेंटेन बनेगी जिसके अंदर इथाइल और मिथाइल एक साइड पे हैं, जबकि ये कन्फर्मेशन एंटी कन्फर्मेशन अगर हिस्सा लेगी तो आपके पास E2 पेंटेन बनेगी जिसमें ये एक दूसरे के अपोजिट साइड पे हैं। चूँकि ये एक दूसरे के अपोजिट साइड पे होने की वजह से बल्कि ग्रुप ये पेंटेन स्टेबल है, इसलिए E अमाउंट में ज़्यादा बनेगी जो कि 41% है, और Z जो है वो अमाउंट में कम बनेगी जो कि पीछे एग्जाम्पल में हम बताएंगे लेसर परसेंटेज है उसकी। सो ये E और Z जो अभी हम एग्जाम्पल देख के आए हैं उनकी एनर्जेटिक डायग्राम है। अगर आप देखें तो E2 पेंटेन की एनर्जी कंपैरेटिव टू Z2 पेंटेन कम है। आपको पता है कि जो ट्रांस है या E जो आइसोमर होता है वो कंपैरेटिवली लेस इन एनर्जी होता है क्योंकि बल्कि ग्रुप एक दूसरे की अपोजिट साइड पे हैं, और यहाँ पे Z के अंदर बल्कि ग्रुप क्या है, सेम साइड पे है, इसलिए इसकी कंपैरेटिवली एनर्जी ज़्यादा है। तो ज़ाहिर बात है वो ट्रांजिशन या एंटी कन्फॉर्मेशन जो इसको लीड करेगी उस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम होगी, Z की एनर्जी ज़्यादा होगी, तो अल्टीमेटली आपके पास E जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। लेकिन चूँकि दोनों के दरम्यान एनर्जी गैप कम है इसलिए दोनों ही कन्फर्मेशन पॉसिबल हैं और दोनों ही प्रोडक्ट्स आपके पास आती हैं। अब ज़ाहिर बात है E क्यों ज़्यादा स्टेबल है कंपैरेटिव टू Z, तो उसका आंसर इसमें आपको मिल जाएगा। मोर स्टेबल एल्कीन जो है उसके अंदर ज़ाहिर बात है स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट है, वही बनती है जिसकी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होती है। तो यहाँ पे आपके पास ये एल्कीन जो है इसमें इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो काज करता है स्टीरिक स्ट्रेन, क्योंकि मिथाइल और इथाइल दोनों क्या हैं, ये क्लोज विसिनिटी में हैं, ये लेस स्टेबल है। जबकि इस केस के अंदर मिथाइल हाइड्रोजन की विसिनिटी में है तो इनके दरम्यान जो इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो एक दूसरे के से ज़्यादा फासले पे होने की वजह से स्टीरिंग स्ट्रेन कम है। तो आपके पास द एल्कीन विद बल्किएस्ट ग्रुप ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड इज़ लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल है, और दूसरी जो है वो क्या है, मोर स्टेबल है। अब दूसरा केस आ जाता है कि अगर आपके पास बीटा कार्बन जहाँ से हाइड्रोजन जाना है उसके पास एक ही हाइड्रोजन है। अगर एक ही हाइड्रोजन है तो जाहिर बात है एक ही कन्फर्मेशन ऐसी पॉसिबल है जिसके अंदर हाइड्रोजन और आपका लीविंग ग्रुप ब्रोमो जो है वो एक दूसरे की एंटी आएंगे। सो एक ही कन्फर्मेशन पॉसिबल है तो आपके पास एक ही प्रोडक्ट बनेगी, चाहे वो E बने या Z बने। अगर वो E या Z कौन डिसाइड करेगा, अब आपका जो सबस्ट्रेट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेगी कि जो प्रोडक्ट है उसने E बनना है या Z बनना है, क्योंकि एक ही कन्फर्मेशन पॉसिबल है और वो कन्फर्मेशन जो पॉसिबल है वो डिपेंड करेगी आपके रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। ये एग्जांपल से हम देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे देखें हमने 2 ब्रोमो 3 फिनाइल ब्यूटेन लिया है। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमो एक दूसरे के एंटी हैं, ठीक हो गया। अब लेकिन ये जो रिएक्टेंट है दैट इज़ 2S और 3S 2 ब्रोमो 3 फिनाइल ब्यूटेन है। अब ये बात जहन में रहे कि इस हाइड्रोजन ने एलिमिनेट होना है, ये बेस ने इसको ले लेना, ब्रोमो ने लीव कर जाना है। तो जो रिमेनिंग ग्रुप हैं जो कि एलिमिनेशन में हिस्सा नहीं ले रहे उनकी जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन या रिलेटिव पोजीशन है वो सेम रहती है। अब यहाँ पे अगर हम इसके रिएक्टेंट पे गौर करें तो दोनों मिथाइल ग्रुप जो हैं वो हैच्ड वेज्ड में हैं, तो इसका मतलब प्रोडक्ट में ये क्या होंगे, सेम साइड पे होंगे, और फिनाइल जो है वो दूसरी साइड पे होगा। तो अगर ये सेम साइड पे हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ये क्या है, E2 फिनाइल 2 ब्यूटीन है। तो दूसरे लफ्ज़ों में क्या हुआ कि आपका ये मालिक्यूल उसने एक ही स्टीरियो आइसोमर प्रोड्यूस किया, दैट इज़ E2 फिनाइल 2 ब्यूटीन, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो अगर हम यहाँ पे देखें तो हाई प्रायोरिटी इसकी है और इन दोनों में देखें तो हाई प्रायोरिटी इसकी है, तो ये दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट साइड के ऊपर हैं। तो E एनेंशोमर E स्टीरियोआइसोमर बनेगा क्योंकि आपका सबस्ट्रेट है उसके वो 2S 3S है। अब हमने क्या किया है नेक्स्ट एग्जांपल में, यहाँ पे मिथाइल और फिनाइल को आपस में एक्सचेंज कर दिया है। दूसरे लफ्ज़ों में ये जो कार्बन 3 है, 3 कैसे है, 1 2 3, ये जो कार्बन 3 है इसके ऊपर हमने कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर दिया है, दो ग्रुप्स की कॉन्फ़िगरेशन को आपस में इंटरचेंज कर दिया है। तो वो पहले 3S था, अब ये क्या हो गया, 3R हो गया।
अब सबस्ट्रेट के अंदर हमने हाइड्रोजन और ब्रोमो को चेंज नहीं किया, क्योंकि उन्होंने आपस में एक दूसरे के क्या रहना है, एंटी ही रहना है। लेकिन ये रिएक्टेंट की रिलेटिव पोजीशन जो चेंज करने से आपकी जो प्रोडक्ट की कन्फिग्रेशन है वो क्या होगी, चेंज होगी। अब यहाँ पे 2s और 3r 2 ब्रोमो 2 फिनाइल ब्यूटेन जो है 3 फिनाइल ब्यूटेन, वो Z आइसोमर को लीड कर रहा है, जिसमें जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप हैं वो ऑन द सेम साइड ऑफ मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट है दैट इज़ Z2 फिनाइल 2 ब्यूटेन है। ठीक हो गया। अब क्या तय पाया कि जब आपके पास वो कार्बन जिससे हाइड्रोजन रिमूव होना है उसके पास एक ही हाइड्रोजन है, तो जो रिएक्टेंट है उसकी जो कन्फिग्रेशन है वो प्रोडक्ट की कन्फिग्रेशन को डिसाइड करती है। और ये इसकी एग्जांपल हमने पढ़ी कि 2s 3s सेम मालिक्यूल का लें तो E कन्फिग्रेशन है, और अगर सेम मालिक्यूल का 2s 3r ले लें तो वो Z कन्फिग्रेशन है। ठीक हो गया। तो यहाँ तक स्टीरियो केमिस्ट्री के हवाले से काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू हो गई है, और हमने तय कर लिया है कि अगर बीटा कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है तो 2 एंटी कन्फर्मेशन पॉसिबल हैं, दोनों प्रोडक्ट बनेंगी। डोमिनेट कौन सी करेगी, जो मोर स्टेबल है, जिसके अंदर बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड पे हैं। लेकिन अगर आपके पास जो बीटा कार्बन है उसके पास एक ही हाइड्रोजन है, तो एक ही आइसोमर बनेगा, स्टीरियो आइसोमर, और उसकी कन्फिग्रेशन डिपेंड करेगी आपके सबस्ट्रेट के ऊपर। ठीक है, जैसी सबस्ट्रेट की कन्फिग्रेशन होगी वही डिसाइड करेगी कि प्रोडक्ट E बननी है या Z बननी है। तो हमने एग्जांपल्स पढ़ ली। फर्दर रीडिंग के लिए आप पॉला वाइब्रूस की बुक को कंसल्ट कर सकते हैं। तो E2 रिएक्शन के हवाले से मेरे ख्याल काफ़ी डिस्कशन होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम E1 रिएक्शन के हवाले से पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।